नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बेहतर होंगे। आपका स्वागत है पार्ट 6 में, जिसमें हम लेकर आए हुए हैं क्लास 7 की लेसन नंबर 5 रेखा एवं कोण। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में आपने यात्रा कर ली है। बेसिक मैथमेटिक्स की यात्रा में हम लोग चल रहे हैं, जो मुख्य हमें पढ़ना है, जिससे हम कॉम्पिटिशन लेवल के मैथ को समझ सके, उसकी तैयारी में हम चल रहे हैं। और स्रोत हमारा एनसीईआरटी है। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 5 पर, जिसका नाम है रेखा एवं कोण। ये आपको मिलेगा कक्षा 7 की एनसीईआरटी बुक में। और पार्ट 6 पार्ट पे बहुत ध्यान रखिएगा कि जब वीडियो अपलोड होंगे तो आप पार्ट और लेक्चर के अनुसार चलिएगा। जो वीडियो अपलोड होगा वो होगा लेक्चर 7 पार्ट, लेक्चर 6 पार्ट 6। ओके, तो रेखा एवं कोण, रेखा एवं कोण को समझने के लिए यात्रा शुरू करें। तो पहली हेडिंग हमें समझना है, उसका नाम क्या है। उसका नाम हमारा है पूरक कोण। क्या होता है पूरक कोण? क्या होता है पूरक कोण? क्या होता है इसके जब हम बात करेंगे तो लिखेंगे जब दो कोणों के मापों का योग, जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तो ये पूरक कोण कहलाता है। मान लीजिए कोई दो कोण है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक ये कोण है, एक ये कोण है, एक ये कोण है, या एक ये कोण है। और मान लीजिए कितना है 30 डिग्री, ये मान लीजिए कितना है 70 डिग्री, ये मान लीजिए कितना है 20 डिग्री है, ये मान लीजिए कितना है 35 डिग्री। इसको मान लीजिए कोण ए, ये मान लीजिए कोण बी, ये मान लीजिए कोण सी, ये मान लीजिए कोण डी। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि कोण ए व कोण ए नहीं, कोण जो हमारा सी है और कोण बी क्या है? पूरक कोण। क्या होंगे? पूरक कोण होंगे। क्योंकि कोण सी का जो एंगल कितना है 70 है, इसका एंगल कितना है 20। 70 और 20 को हम जोड़ रहे हैं तो हम पाएंगे कि 90 डिग्री हो जाता है। वही बताया गया है जब दो कोणों के मापों का योग, मापों का योग कितना होगा 90 डिग्री होता है तो पूरक कोण कहलाते हैं। लेकिन ये हम देख पा रहे हैं एंगल ए और वह एंगल डी पूरक कोण होंगे। पूरक कोण ये क्या होंगे? पूरक कोण ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है 30, यहाँ पे है 35, ये 90 नहीं हो रहा है। 90 ही हो, ना कम और ना ज़्यादा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। दूसरी हेडिंग आती है समपूरक कोण। दूसरी हेडिंग है समपूरक कोण। ये क्या होता है? इसमें है जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री तो पूरक कोण, लेकिन जब दो कोणों के मापों का योग क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो 180 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए? 180 डिग्री हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 180 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देता हूँ समपूरक, तो यहाँ पे मैं हेडिंग में लगा देता हूँ समपूरक कोण। हमारी हो गई, ये हमारी क्या हो गई? बन गई समपूरक कोण। जब दो कोणों के मापों का योग 180 होता है तो ये समपूरक कोण कहलाते हैं। समझ पा रहे हैं आप? बस इसमें भी हमें यही देखना है कि जब कोई दो कोण हो तो उनके मापों का योग कितना हो 180। मान लीजिए बना लेते हैं एक, ये मान लीजिए कितना हो गया, मान लीजिए 110 डिग्री है, तो ये मान लीजिए बना लेते हैं कि ये 115 डिग्री है। एक हम बना लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम बना लेते हैं एक 70 डिग्री, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं मान लीजिए 80 डिग्री। इसका मान लीजिए ए नाम है, इसका बी नाम है, इसका सी नाम है और इसका डी नाम है। तो हम अगर देख पा रहे होंगे तो हम क्या कहेंगे कि एंगल ए और एंगल बी जो है ये क्या है? समपूरक कोण है। एंगल ए व एंगल बी क्या है? समपूरक कोण। क्यों? एंगल ए कितना है 110, एंगल बी कितना है 80। 110 और 80 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 190 हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा, यहाँ पे 100 अगर होता तो 100 डिग्री, 80 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? संपूरक कोण हो जाएगा, क्योंकि दोनों
दोनों कोणों का योग कितना है 180 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी संपूरक कोण नहीं है, क्योंकि उनके कोणों का योग कितना है 180 के बराबर नहीं है। क्या समझ पा रहे हैं? चलिए अब हम बात करते हैं तीसरी हेडिंग पर। पूरक कोण हो गया, संपूरक कोण हो गया। अब बात करते हैं आसन्न कोण। क्या होता है आसन्न कोण? आसन्न कोण, आसन्न कोण में क्या होता है? नंबर 1, उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष होगा। नंबर 1, उनका एक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन शीर्ष होगा। शीर्ष, रेखा, रेखाखंड सब चर्चा में कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट इसका क्या होगा आसन्न कोण का? उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा होगी। उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा होगी। और तीसरा इसका पहचान क्या होगी? जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, वे उभयनिष्ठ भुजा के एक तरफ हैं। वे उभयनिष्ठ भुजा के एक तरफ हैं, एक तरफ होंगे। समझ पा रहे हैं? अभी क्या होता है देखिए, मान लीजिए ये एंगल बना, तो मैंने इसको एंगल आपको बना के दिखा दिया। ठीक, तो ये मान लीजिए ये हो गया बी, सी और ये हो गया डी। अब अगर ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए इस एंगल का नाम रख दिया एक्स और इसका नाम रख दिया वाई। मेरे समझने अच्छे से, इसका नाम कितना रख दिया x डिग्री और ये हमारा हो गया y डिग्री। तो हमारा जो x डिग्री एंगल जो x है वह एंगल y डिग्री है। ये आसन्न कोण, ये क्या है आसन्न कोण। कैसे? आप इसकी कसौटी पर देखते हैं कि खड़ा कर रहा है। देखिए उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष है। अगर इस एंगल ए की बात करें, नीचे का हिस्सा भूल जाओ, तो ध्यान से अगर आप पा रहे होंगे तो कितने शीर्ष हैं 1 2 1। तो इस एंगल का एक शीर्ष क्या है बी। अगर हम नीचे वाले वाई एंगल की बात करें तो उसका भी तो एक शीर्ष क्या है बी। तो दोनों का एक शीर्ष क्या है कॉमन, उभयनिष्ठ। दोनों का शीर्ष क्या है कॉमन, इसका भी यही कॉमन, इसका भी यही कॉमन। उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा भी होगी। अगर इस एंगल की बात करें तो इसमें भी BC है और इस एंगल की बात करें तो उसमें भी क्या है BC है। तो BC भुजा क्या है इसकी भी है और BC भुजा क्या है इसकी भी है। तो BC भुजा क्या है तो दोनों में कॉमन है। और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वो क्या होंगी, इसमें AB और BD उभयनिष्ठ नहीं है। AB और BD उभयनिष्ठ नहीं है, वे उभयनिष्ठ भुजा के एक तरफ होंगे। उभयनिष्ठ कौन है वो BC। BC की ये इस तरफ है और ये BC के इस तरफ है। तो ध्यान से देखेंगे तो इस एंगल का ये कोण, इस एंगल का ये कोण उभयनिष्ठ है और इस एंगल में भी क्या है BC है, इस एंगल में भी क्या है BC है। भुजा क्या है ये भी उभयनिष्ठ है और जो उभयनिष्ठ भुजा है उसके इधर और उधर की भुजा उभयनिष्ठ नहीं होगी। तो एंगल x और एंगल y आसन्न कोण कहलाएंगे। जरूरी नहीं है कि इसमें एक और एंगल बन सकता है कि आप क्या कहेंगे एंगल x और एंगल y क्या होगा आसन्न कोण होगा। अब मान लीजिए क्या है एंगल z, मान लीजिए क्या है एंगल, लेकिन ये आप नहीं कहेंगे कि एंगल x और एंगल z आसन्न है। एंगल x और एंगल z आसन्न नहीं है, एंगल x और एंगल y आसन्न है, एंगल y और एंगल z आसन्न है। एंगल x और एंगल z आसन्न नहीं, लेकिन इनकी भुजाएं आपस में कॉमन नहीं है। तो देख सकते हैं हम क्या कहेंगे एंगल y व एंगल z ये आसन्न है, लेकिन एंगल x व एंगल z आसन्न नहीं होंगी। समझ पा रहे हैं आप? तो एंगल x और एंगल z आसन्न नहीं है, एंगल x और एंगल y आसन्न है, एंगल y और एंगल z आसन्न है। क्यों? क्योंकि इसका भी देखिए कॉमन क्या है b, इसका भी देखिए एक बिंदु क्या हो गई, इसकी भी क्या है BD कॉमन है, इसकी भी क्या है BD कॉमन है। तो ये कसौटी पर खड़ा कर रहा है।
क्या समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत? अब मैं बात करता हूँ हेडिंग नंबर 4 की। हेडिंग नंबर 4 डाल दीजिए, इसका नाम है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। कि मुझे 2 युग्म चप्पल चाहिए। अब आप 2 चप्पल बाजार से खरीद के लाए, तो चप्पल कितनी है? वो तो 2 हैं, लेकिन वो क्या जोड़ा 1 होगा, युग्म 1 होगा। देखिए तो क्या लिखेंगे? एक रैखिक युग्म, इसे कहते हैं लाइनर पेयर। क्या कहते हैं? इसे लाइनर पेयर कहते हैं। क्या होगा रैखिक युग्म? बहुत सिंपल है। एक रैखिक युग्म, एक रैखिक युग्म ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता है, ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता है, ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता है जिनकी वे भुजाएं, जिनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, जो उभयनिष्ठ नहीं है, जो उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमा विपरीत दिशा में किरणें होती हैं, विपरीत दिशा में किरणें होती हैं। अब एक उदाहरण के लिए बना लेता हूँ, तो मैं बना लेता हूँ एक हमारा एंगल हो गया, इसका नाम 2, इसका नाम 1। ठीक है, ये हमने बना लिया। एक हम और बना लेते हैं। इसको ले लेते हैं एंगल 1, इसको ले लेते हैं एंगल 2। ओके, एक रैखिक युग्म ऐसे आसन्न कोण, देखिए यहाँ पे भी आसन्न कोण तो यही है। देखो इस एंगल का एक कोण क्या है, ये देखो, और इस एंगल का भी देखो एक कोण है कि नहीं। तो जो ये कोण है पूरा इस एंगल का और इस एंगल का जो ये कोण, दोनों का कोण तो बिल्कुल तो समान है ना। अब इस एंगल में जो ये रेखा होगी, ये इस वाले में भी है और ये रेखा क्या है, इस वाले में भी है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या आसन्न कोण है। हाँ, बात सही है। तो ऐसे आसन्न कोणों का युग्म, इसका मतलब जोड़ा। तो यहाँ पे देखिए, एक ये आसन्न कोण है, एक आसन्न कोण का युग्म होता है जिनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है। इसमें कौन सी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है? इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी, इसको मान लेते हैं ओ। तो इसमें जो CO है ये उभयनिष्ठ है। CO जो है वो CO जो हमारा है, हाँ समझिएगा, वो एंगल COA की भी है और जो CO है वो एंगल COB भी की है। ये समझ पा रहे हैं? एंगल जो CO है वो इस वाले एंगल की भी रेखा है और एंगल CO इस वाले एंगल की भी रेखा है। लेकिन इस पूरे चित्र में कौन सी रेखा उभयनिष्ठ नहीं है? वो है OB और OA। OB जो है वो OA है, ये अलग अलग है, ये कॉमन नहीं है। तो क्या कह रहा है? एक रैखिक युग्म, हाँ ये रैखिक युग्म है, ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता है। हाँ, दोनों आसन्न कोण हैं जिनकी भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है। मतलब इसमें कौन सी भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है? OA और OB, ये क्या है? ये उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ क्या है? ये नहीं है। विपरीत दिशा में किरणें होती हैं। हाँ देखो, तो इसमें उभयनिष्ठ कौन है? इसमें उभयनिष्ठ है CO। तो CO के देखो ये एक साइड में हो गई और ये CO की क्या हो गई? दूसरी साइड में हो गई। तो ये क्या है? विपरीत। देखो ये इसके है, ये इसके। देखो जो OB है, OB के देखो बिल्कुल विपरीत दिशा में क्या है? OA है। जो OB है इसके क्या बिल्कुल विपरीत दिशा में, तो उल्टा में क्या है? OA। और OB और OA उभयनिष्ठ नहीं है।
बात यहाँ की अगर की जाए तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 आसन्न कोण तो है, लेकिन इसमें बताइए ऐसी कौन सी रेखा है जो उभयनिष्ठ नहीं है। मान लीजिए इसका नाम बी ई है, ये एफ है और ये जी है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो जी ई है ये उभयनिष्ठ है। देखिए जो हमारा जी ई है ये ई जी एफ का भी है, और जो जी ई है ये बी जी ई का भी है। तो कौन सी रेखा उभयनिष्ठ नहीं है? जी एफ और जी डी ये उभयनिष्ठ नहीं है। तो जो रेखाएं उभयनिष्ठ नहीं है क्या वो विपरीत दिशा में है? इसके विपरीत में तो ऐसे होनी चाहिए थी, नहीं है, समझ पा रहे हैं? और इसके विपरीत में तो ऐसे होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। तो ये जो है ये रेखिक युग्म नहीं है और ये रेखिक युग्म है। समझ पा रहे हैं आप? नहीं समझ पा रहे तो क्या कहेंगे? यह रेखिक युग्म है। यह रेखिक युग्म नहीं है। नहीं समझ पाए? समझना बस इतना है कि जो हमारी उभयनिष्ठ रेखा है उसके जो उभयनिष्ठ नहीं है वो विपरीत दिशा में हो। कैसी हो? इसको देखो PO के जस्ट विपरीत दिशा में OA है जो कि क्या है? उभयनिष्ठ नहीं है। लेकिन DG के विपरीत दिशा में GF नहीं है, FG नहीं है। समझ पा रहे हैं? और FG के लिए क्या होनी चाहिए? अगर कोई ऐसी रेखा बनी होती तो हो जाए, और DG के लिए कोई अगर ऐसी रेखा बनी होती तो हो जाती, लेकिन वो नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो दिक्कत उस रेखिक युग्म समझ में आ गया? बता दें। अब हम अगले एंगल की ओर चलेंगे, इसका नाम है शीर्षाभिमुख कोण। एनसीईआरटी का मतलब ये नहीं कि सीधे एक्सरसाइज पे आ जाए। एक्सरसाइज हमारा है युद्ध। युद्ध में जाने से पहले हथियार लिए जाते हैं इसमें जंग बनाने के लिए। हम इस जंग को हथियारों को पहले क्या कर लेंगे? एकत्रित कर लेंगे, तो हथियार के साथ हम लोग जाएंगे युद्ध में और पटक मार के आएंगे। क्या होता है? इसकी कोई भी परिभाषा ना देते हुए मैं सीधे समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए कि एक मैंने एंगल बनाया, ठीक, ये हमारा O हो गया, ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, A B हो गया। इस चित्र में शीर्षाभिमुख कोण कौन है? शीर्षाभिमुख कोण कौन से हैं? देखिए इसमें का एंगल जो हमारा क्या है? COD, एंगल COD व AOD शीर्षाभिमुख होगा, और दूसरा एंगल COD व एंगल BOA ये शीर्षाभिमुख होंगे। मतलब ये जो होगा इसके और ये जो होगा वो इसके। इसको मान लेते हैं अगर x है तो ये x बेस, अगर y है तो ये y। नहीं समझ पाए? आमने सामने के कोण को ही कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। देखिए B और C, लीजिए COB, तो COB के सामने का कोण कौन सा है? COB के सामने कोण ये वाला है। इसको चाहे आप क्या कहिए? AOD कहो, चाहे DOC कहो। मैंने क्या कहा था? बीच का जो अक्षर होता है वहाँ पर शीर्ष होता है, वहाँ पर रेखाएं टकराती हैं, तो हम क्या कहेंगे? चाहे DOA कहो चाहे AOD। अगर ध्यान से देखेंगे तो COD जो ये वाला है इसके सामने का कोण कौन सा है? BOA ये वाला। तो निम्न चित्र में ये दो शीर्षाभिमुख कोण है। आई होप आप शीर्षाभिमुख कोण को पहचान गए होंगे। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें और आगे हम ये भी लिखेंगे, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें, क्या कितनी रेखाएं हैं? दो रेखाएं। देखो नंबर 1 कौन है? CA, और दूसरा कौन है? BD। तो समझिए, समय मिलेगा। पहले कौन है? एक तो है BD और दो क्या है? CA। तो CA एक अपनी रेखा थी और BD अपनी रेखा है, लेकिन जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करें? प्रतिच्छेद करें। प्रतिच्छेद का मतलब काटें। जब दो रेखाएं दूसरे को क्या करें? प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो उनके शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे? समान होंगे। मतलब ये इसके समान होगा और ये
इसके समान होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो लिख लेते हैं कि मुझे इसके बाद नोट डालिएगा ऐसे NOTE नोट, इसमें लिखना शुरू कर देंगे। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, प्रतिच्छेद करें या करती है, छेद करती है, अच्छा करती हैं, तो इस प्रकार बने, तो इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। अब आगे चल के जब आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार की बातें ही बन जाती हैं। परिमेय, परिमेय संख्या एक परिमेय ही है। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास एक दूरी रेखा है, एक सीधी रेखा है, दोनों ने प्रतिच्छेद कर दिया। किस बिंदु पे प्रतिच्छेद किया? O पर। किस बिंदु पे प्रतिच्छेद किया? O पर। देखो O पर इन्होंने क्या कर दिया है? प्रतिच्छेद कर दिया, मतलब टकरा गए। तो इस पूरे चित्र में शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा? BOC और AOD जो है, इसका मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा उतना ही क्या होगा? ये। समझ पाए? शीर्षाभिमुख कोण समान होंगे। इतना समझ में आ गया? शीर्षाभिमुख कोण कोई दिक्कत है? बता दें क्या कर दिया? तो हमने हेडिंग पढ़ ली, 5 हेडिंग हमने पढ़ी। पहली हेडिंग क्या पढ़ी? पूरक कोण। दूसरी हेडिंग क्या पढ़ी? समपूरक कोण। तीसरी हेडिंग क्या पढ़ी? आसन्न कोण। चौथी हेडिंग क्या पढ़ी? और 5वीं हेडिंग क्या पढ़ी? ये 5 हेडिंग अगर हम पढ़ लेते हैं, अगर इन पर हमारी पकड़ बन जाती है तो आप तैयार हैं 5.1 एक्सरसाइज करने के लिए। 5.1 जो एक्सरसाइज है इसकी चर्चा अगले पार्ट में होगी। आपने लास्ट तक वीडियो देखा, बने रहे, इसके लिए अच्छा लगा। उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इसकी आवश्यकता है। फ्री में गंगा बह रही है, अपने हाथ मुँह ना धोकर नहा ही लीजिए, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो 5.1 नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।